इन इंडिया रुपेश यादव करियर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द फिजिक्स। और फिजिक्स जिसे हिंदी में भौतिकी बोलते हैं। और फिजिक्स का आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है मैग्नेटिज्म, जिसे चुंबक बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं ये चीज़। सबसे पहली बात, जो मैग्नेटिज्म है, चुंबक था, इसमें क्या पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में? तो मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे नेचुरल मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ेंगे डियर? तो नेचुरल मैग्नेट, इसको हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक चुंबक। जो हमें पढ़ना है, एक बार मैं इसको ओवरव्यू देता हूँ पूरे चैप्टर का। इसमें हमें पढ़ना है चुंबक चैप्टर में हमें पढ़ना है मेनली नेचुरल मैग्नेट क्या है, नेचुरल चुंबक क्या है। इसमें देखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल। फिर देखेंगे इसमें मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे। इसी तरह से और भी 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कि मेनली ये चैप्टर से किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये एग्ज़ाम पढ़ना ज़रूरी होता है। कभी इसके यूनिट, कभी डायमेंशन आ जाता है। मेनली एग्ज़ाम में कुछ एग्ज़ाम में नहीं आते, ठीक है। अदरवाइज ऑल द एग्ज़ाम्स में, जैसे कि हुआ आपका JPSC, BPSC, इवन UPSC एंड ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसी को देखते हैं। तो डियर, सबसे पहली बात, अगर हम लोग पढ़ें नेचुरल मैग्नेट क्या है, नेचुरल मैग्नेट प्राकृतिक चुंबक। ये प्राकृतिक चुंबक क्या है, नेचुरल मैग्नेट क्या है, प्राकृतिक चुंबक क्या है। तो देखेंगे जो प्राकृतिक चुंबक होता है, ये जो लोहा होता है, आयरन होता है, इसका ओर होता है, अयस्क होता है। तो बोलेंगे प्राकृतिक चुंबक क्या है, तो प्राकृतिक चुंबक यह लोहे का अयस्क होता है। तो पहली बात हमने देखा नेचुरल मैग्नेट के बारे में, प्राकृतिक चुंबक के बारे में क्या देखे हैं, तो यह जो लोहा का क्या है, अयस्क है। अब ये जो लोहा का अयस्क है, क्या इसका और कोई नाम है? इसका क्या एक ही नाम है? नहीं, तो इसका नाम जो होता है, इस अयस्क का नाम क्या होता है, तो इसे बोलते हैं मैग्नेटाइट। तो लोहा का जो ये अयस्क है, जिसे प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैग्नेटाइट। क्या है डियर? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या नाम है उसका? तो मैग्नेटाइट है। तो लोहे का अयस्क को हम लोग नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, प्राकृतिक मैग्नेट बोलते हैं, जो मेनली लेह लद्दाख साइड में पाया जाता है। अब देखेंगे इसमें जो इसका फॉर्मूला क्या होता है। कभी एग्जाम ये पूछता है, ये जो मैग्नेटाइट है, ये मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? Fe3O4। क्या होता है डियर? Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है कि नेचुरल मैग्नेट क्या है, प्राकृतिक चुंबक क्या है। तो बोलेंगे लोहा का अयस्क है, ओर है, जिसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ओर। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मैग्नेटाइट। इसके जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो Fe3O4 होता है, ठीक है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपको पता है कि जो चुंबक में 2 पोल होते हैं, चुंबक में क्या होता है डियर? चुंबक में 2 पोल होता है, 2 पोल होता है। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। चुंबक में क्या होता है दोस्त? 2 पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि चुंबक में केवल एक पोल हो? एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि हरियाणा PCS में आया था कि क्या ये बताइए, जो चुंबक है क्या उसमें एक पोल होता है, मोनोपोल होता है? तो नहीं, मोनोपोल नहीं होता। एक ध्रुव में चुंबक का कोई रोल नहीं होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन और भी आया था कि अगर मैग्नेट को तोड़ेंगे, जैसे मान के चलो ये मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इस चुंबक को क्या किए, बीच से तोड़ दिए, बीच से तोड़ दिए, इस चुंबक को क्या किए, बीच से 2 पार्ट में तोड़ दिए। अब ये बताइए, जो बीच से इस मैग्नेट को 2 पार्ट में तोड़ दिए हैं, तो ये जो है नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल, क्या यहाँ पे कोई पोल नहीं होगा? नहीं, हमेशा यहाँ पे साउथ होगा, यहाँ नॉर्थ होगा। मतलब एक कहने का मतलब ये कि मैग्नेट को कितने भी पार्ट में तोड़ दो, कितने भी पार्ट में ब्रेक कर दो, उसमें हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। क्या होगा? उसमें हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। फिर तीसरी बात आती है, तो
तो एक क्वेश्चन देखिए कि मैग्नेट का कोई मोनोपोल का रोल होता है? नहीं, मैग्नेट में कोई मोनोपोल नहीं होता है, एक ध्रुव नहीं होता है। मैग्नेट में हमेशा दो ध्रुव होता है, जिसका नाम क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। मैग्नेट में जो सेम पोल के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। और अपोजिट एंड के पोल के रूप में क्या होता है? इसमें अट्रैक्शन होता है। जैसे कि ये अगर बात करेंगे, एक मैग्नेट लिए, इसके पास दूसरे मैग्नेट का अगर लाएंगे तो वो क्या होगा? अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल होगा, ये क्या होगा डियर? तो ये होगा यहाँ के बीच में लगने वाले फोर्स क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शन फोर्स। बट अगर यही क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और दूसरा मैग्नेट को क्या किए हैं? साउथ पोल और नॉर्थ पोल लाए, तो दोनों के बीच में साउथ पोल और साउथ नॉर्थ या नॉर्थ सेम पोल के बीच में अगर दो मैग्नेट को सेम पोल के पास लाएंगे तो उसमें क्या होगा? रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, समान ध्रुव के बीच में। तो ये क्या है? समान ध्रुव है, तो इसके बीच में क्या होगा डियर? इसके बीच में रिपल्सन होगा। यहाँ जो फोर्स होगा, यहाँ जो बल होगा, फोर्स वो कैसा होगा? तो ये जो फोर्स होगा ये कैसा नेचर में होगा? तो रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बल। ये जो बल है कैसा होगा? तो बल होगा प्रतिकर्षण बल। कैसा होगा दोस्त? प्रतिकर्षण बल होगा। तो यहाँ से हमने देखे कि मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट बोलेंगे ओर ऑफ द आयरन, मतलब लोहा का अयस्क है, उसे प्राकृतिक मैग्नेट बोलते हैं। उसका नाम क्या है? तो मैग्नेटाइट है। उसका केमिकल फार्मूला क्या है? तो उसका Fe3O4 है। उसके बाद उसमें सेम पोल के बीच में क्या होता है? तो रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। अलग अलग पोल के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? तो आकर्षण फोर्स लगता है। अभी तक हमने ये बात कही। अब ध्यान देना, एक चुंबक के, अब ध्यान देना, जैसे कि ये मान के चलो ये मैग्नेट है, थोड़ा देर के लिए मान लो ये जो पेन है ये मैग्नेट है, इस पे हम कंपास को लाएं, तो क्या मैग्नेट मेरे हाथ में है और कंपास यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, मान के चलो दिल्ली में है, तो जो दिल्ली में है कंपास, यहाँ मेरे हाथ में मैग्नेट है, क्या उस कंपास पे मैग्नेट का इफेक्ट आएगा? क्या कंपास की सुई वाइब्रेट करेगी? नहीं करेगी। तो इसीलिए जो मैग्नेट का इफेक्ट कंपास पे तब होगा जब वो कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे। क्या करेंगे? जब वो कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे। तो यही एक बात है कि जब चुंबक के कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो उसकी जो कंपास की जो सुई होती है उसमें वाइब्रेशन होने लगता है, कंपन होने लगता है। क्या होता है? उसमें कंपन होना शुरू हो जाता है। तो बोलेंगे चुंबक के, अगर मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को अगर डिफाइन करना होगा तो एक लाइन में बोलेंगे चुंबक के आसपास वह क्षेत्र, चुंबक के आसपास वह क्षेत्र, चुंबक के आसपास वह क्षेत्र जिसमें कंपास के को लाने से कंपास की सुई में वाइब्रेशन होने लगता है, कंपन होने लगता है, उस क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? चुंबकीय, नेक्स्ट टॉपिक आता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को मैं डिफाइन कर दे रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन करेंगे तो चुंबक के आसपास, चुंबक के आसपास वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां, चुंबक के आसपास वह क्षेत्र जहां कंपास को लाने पर कंपास को लाने पर कंपास की सुई, कंपास की सुई में
कंपन होने लगता है। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में देखें कि चुंबक के आसपास वह क्षेत्र जहां पे कंपास को लाने पर उसकी सुई में क्या होता है, वाइब्रेशन होने लगता है, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। अब बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ये मान के चलो ये है मैग्नेट, ये है मैग्नेट, क्या है, मैग्नेट है, ये है मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ध्यान देना, चुंबकीय रेखा, चुंबकीय रेखा जो चुंबक के अंदर हो, चुंबकीय रेखा जो चुंबक के अंदर हो, उसे उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल की होती है। उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, दक्षिण टू उत्तर पोल की तरफ होती है उसकी दिशा। देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय यहाँ पे जो मैग्नेट है उसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र है, उसके कुछ रेंज तक भी चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होता है, जहां तक कि कंपास को लाएंगे तो उसकी सुई में कंपन होने लगेगा। तो जो अंदर का जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा है, जो इनसाइड द मैग्नेट जो रेखा है चुंबकीय क्षेत्र का, उसकी दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ है। कैसे डियर, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, लेकिन उसके बाहर के जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा है, जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, उसकी दिशा उसके जस्ट अपोजिट नॉर्थ टू साउथ होता है। कैसा होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। तो यहां से एक बात और क्लियर हो गई, जो चुंबकीय क्षेत्र के जो अंदर, मैग्नेट के जो अंदर जो चुंबकीय रेखा है, उसकी जो दिशा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबक की रेखाएं हैं, उसकी जो दिशा है उसके जस्ट उल्टा कैसे है, नॉर्थ से साउथ है। ठीक है। दूसरी बात इसमें और देखेंगे, जो साउथ पोल, दूसरी बात इसके बारे में एक चीज और देखेंगे, जो लाइन है, लाइन ऑफ मैग्नेट, जो चुंबक की रेखा है, ये जितनी पास पास होगा, चुंबक की रेखा, चुंबक की रेखा जितने पास पास या नजदीक, पास पास या नजदीक होती है, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होता है, उतना ही ज्यादा प्रबल मैग्नेटिक फोर्स होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होगा और उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा। तो चुंबक रेखा जितने पास पास, रेखा जितने पास पास होती है, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है। वैसे ये सब नोट्स जो आपको पीडीएफ जो मिलेगा उसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है। तो यहां से देखें दो तीन बातें, जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर में जो चुंबक की जो रेखा है उसके जो डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ है, उसके बाहर जो
रेखा उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है। जो चुंबक की रेखा जितने पास पास होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही स्ट्रांग होगा, और चुंबक की रेखा जितने दूर दूर होगी उतना ही दुर्बल, उतना ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या होगा? उतना ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर यहीं पे एक लाइन लिख दें, अगर दूर दूर है, क्या दूर दूर रेखाएं जो मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय रेखा है, तो ये क्या होगा? दुर्लभ वीक मैग्नेटिक, क्या होगा यार? वीक मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा? वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, दुर्लभ चुंबकीय क्षेत्र होगा, दुर्लभ चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है, ये चुंबकीय रेखा क्या एक दूसरे को कभी क्रॉस कर सकती है? चुंबकीय रेखा जो है क्या एक दूसरे को कभी कट कर सकती है, एक दूसरे को काटती है? तो बोलेंगे नहीं, चुंबकीय रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय रेखा जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र, मैं लिख देता हूं, चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय फल, प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं को, चुंबकीय बल रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। बस इसका डिफिनेशन ही काफी है। ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक पर यूनिट एरिया पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स को क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। यहाँ से बढ़िया से डिफाइन करना है, एग्जाम मेंस में अगर आता है लिखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं को क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है डियर? चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। इसके जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? जिसको फाई से इंडिकेट करते हैं चुंबकीय फ्लक्स को। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। क्या है? बी ए कॉस थीटा। क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। जहां पे बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ए क्या है? एरिया है, थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच के कोण है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच का कोण है। तो यहां से देखिए फाई इक्वल टू क्या है? बी ए कॉस थीटा। याद रखिएगा फॉर्मूला, डायरेक्ट कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। ए क्या है? क्षेत्रफल है, जिसे एरिया बोलेंगे। कॉस थीटा, थीटा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और
क्षेत्रफल के बीच के कोण है क्या है, चुंबकीय और थीटा एंगल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ना, नेक्स्ट एक थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस हो जाता है, टेक्निकल टर्म आ जाता है, टेक्निकल एग्जाम सब में आते हैं, लेकिन हो सकता है कभी अगर गलती से एग्जाम में पूछ दे तो उसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। जस्ट इसका फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद रखना है क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई आई डेल्टा एल अपन आर स्क्वायर साइन थीटा, अपन आर स्क्वायर साइन थीटा। याद रखिएगा, जहां पे म्यू नोट को क्या बोलते हैं, म्यू नोट को बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इंग्लिश में लिखेंगे परमिबिलिटी, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी जो वैल्यू हो जाती है, इसकी वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू मिला के होती है कितना, 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर कितनी होती है, तो म्यू नोट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये है लेंथ ऑफ द वायर। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड एक कंडीशन में और क्रिएट होता है, जब किसी वायर से, वो वायर क्या होना चाहिए, उस पर प्लास्टिक का कोटेड नहीं होना चाहिए, उस पर वायर नंगा वायर हो, जिसे नंगा तार बोलते हैं। जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही हो, जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा प्रभावित हो रहे हो, तब वहां पर भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कहता है, क्रिएट होता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो वही केस है, ये जो डेल्टा, ये जो एल है, ये है लेंथ। अब जैसे कि मान चलो ना, ये है वायर, एक डायग्राम बना के मैं दिखा देता हूं। ये है कोई वायर, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, यहां से हमने एक क्षेत्र लिया जहां पर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट होता है। इसके बीच का थीटा ये है और इसके बीच का दूरी आर है, एक स्मॉल लेंथ डेल्टा एल लिए हैं, यही है डेल्टा एल। तो मतलब ये कि ये जो वायर है, ध्यान देना समझना, ये जो वायर है, वायर से करंट फ्लो कर रहा है, राइट। अब ये करंट अगर पूरे वायर से फ्लो कर रहा है, तो क्या ये छोटा सा जो लेंथ लिए इससे फ्लो नहीं कर रहा है, इससे भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यही कह रहा है कि जब इस वायर से करंट फ्लो कर रहे हो, तब इसके आसपास में एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, और वही चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वही वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। तो ये जो P है, एक पॉइंट है जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र मतलब इसके द्वारा क्रिएट होगा, और उस वायर से उस क्षेत्र के बीच का डिस्टेंस को हमने क्या लिया है, R लिया है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है डेल्टा B, मतलब छोटा सा लेंथ लिए हैं तो छोटा सा ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितनी ज़्यादा लेंथ लेंगे उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इसे ही क्या बोलते हैं, बायो सावर्ट लॉ भी बोलते हैं। इसको एक लाइन और लिख सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, बायो सावर्ट लॉ। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो बायो सावर्ट ने दिया है। इसे क्या बोलेंगे, बायो सावर्ट लॉ बोलेंगे, बायो सावर्ट ने इस फॉर्मूला को दिया है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला से कंक्लूजन क्या निकलता है, इस फॉर्मूला से रिजल्ट क्या, आउटपुट क्या मिलता है, तो यहां से देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जो विद्युतीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र जितनी लंबी वायर रहेगी जिससे करंट फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बायो सावर्ट के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है, वो सीधा समानुपाती होता है वायर के लेंथ के और उसमें फ्लो होने वाले करंट के, ठीक है। और
व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस फील्ड, उस क्षेत्र को, मैग्नेटिक क्षेत्र और उस एरिया के बीच के डिस्टेंस का, जहां पे उसका हम इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो यही कुछ बायो सावर्ट, इसको चाहे पढ़ो या नहीं पढ़ो कोई मैटर नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार देख लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता आ जाए कभी। नेक्स्ट होता है एक नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे कंडक्टर जिसमें ऐसे चालक, जिससे क्या होता है, करंट किससे फ्लो होता है, चालक से, कुचालक से, अर्धचालक से। तो सबसे ज्यादा चालक से, उसके बाद अर्धचालक से, और कुचालक में नहीं होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो जहां करंट फ्लो होगा, जिस कंडक्टर से करंट फ्लो होगा, उसी के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कह सकते, एक लाइन लिख सकते, करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिख सकते हैं नोट में, करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत लोग के दिमाग में यह बात चल रही होगी कि जहां पे मैग्नेट हो वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। नहीं, जहां पे किसी भी वायर से करंट भी फ्लो कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, उसके अलावा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। क्या होता है, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र भी क्रिएट होता है। जब किसी वायर से करंट, विद्युत धारा फ्लो कर रही हो, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। ये नोटेबल पॉइंट है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे, अब ध्यान देना, हम एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र लिए। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को बनाते हैं हम ऐसे, ये मान के चलो कोई चुंबकीय क्षेत्र है, राइट। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें कोई चार पार्टिकल क्यू है, चार्ज पार्टिकल, आवेश कण, आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल क्यू है। ये क्या है, क्यू क्या है, चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल है। क्या डियर, तो क्यू क्या है, चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है। इस केस में जो चार्ज पार्टिकल है, इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस पे कितना बल लगेगा, वो निकालेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, F = QVB sin थीटा। क्या होता है, QVB sin थीटा होता है, QVB sin थीटा। अब देखो, यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछेगा, यहां से कंक्लूजन पूछेगा ये। अब ध्यान देना, अगर इस केस में थीटा की वैल्यू 0 हो, थीटा की वैल्यू 0, आई मीन दैट, कि मेरा कहने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू अगर 0 हो, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या है, जो चार्ज पार्टिकल है वो मोशन कर रही हैं। जो चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में उसकी स्पीड है, उसी डायरेक्शन में उसकी मोशन है, उसकी गति है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू यहां पे हो जाता है 0, तो F = कितना हो जाएगा, 0। तो वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है और उसकी दिशा मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बराबर हो, एक दिशा में हो दोनों, तो उस केस में जो उसमें मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे कितना लगेगा, तो 0। आई मीन दैट कि उस पर कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर इसी में अगर इस थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, कितने हो जाए, थीटा = 90 डिग्री हो जाए, तब कितने होगा, तो F = हो जाएगा डियर QVB। क्या हो जाएगा, QVB। और इस केस में जो F की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये 2-3 बातें ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये पूछ देता है एक क्वेश्चन, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है
और वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, क्या है, विराम अवस्था में है, क्या उस पे मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, क्या उस पे चुंबकीय बल लगेगा? तो बोलेंगे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो अगर v इक्वल टू हो जाता है 0, यहां पे अगर देखें v इक्वल टू हो जाता है 0, तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगा, 0। और जब फोर्स की वैल्यू 0 है तो ये चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल या मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज 0, देन द मैग्नेटिक फील्ड force does not, then magnetic field does not create force on the charge particle। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो और उसकी गति 0 हो, मतलब वो रेस्ट में हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, उस चार्ज पार्टिकल पे एक लाइन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी चुंबकीय बल नहीं लगेगा। जहां पे Q क्या है, चार्ज पार्टिकल है, V क्या है, मोशन है चार्ज पार्टिकल की, V क्या है, B मैग्नेटिक फील्ड है, और साइन थीटा तो पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट यहां से और आता है, बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट, दैट इज एक आता इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अब ध्यान देना, अब लेते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, तो ये मान के चलो कोई विद्युत क्षेत्र बनाए हम, यहां पे कोई चार्ज पार्टिकल Q है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में जो फोर्स होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, ये फोर्स होता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो लगा रहे हैं, इनटू विद्युत क्षेत्र। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, राइट। क्यू इंटू, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यू इंटू विद्युत क्षेत्र। अब इस केस में देखो फॉर्मूला नहीं पूछता, इससे क्वेश्चन बना देता है। कैसे कि अब यहां पे अगर बात करें, F इक्वल टू क्या है, Q इंटू ई, जहां पे Q क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसे विद्युत क्षेत्र बोलते हैं हिंदी में। अब इस केस में अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में भी हो, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, तब क्या उस पे फोर्स लगेगा, चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स लगेगा? हाँ लगेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ध्यान देना, इन केस ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल अगर रुका भी हो, रेस्ट में भी हो, तब भी उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। क्या होगा? तब भी उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तो उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो यहां से दो बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो या मोशन में हो तो उस पर हमेशा फोर्स लगेगा। लेकिन इन मैग्नेटिक फील्ड अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तो उसमें फोर्स नहीं लगेगा। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में हो, उसकी कुछ गति हो, तब उस पर फोर्स लगेगा। तो यहां से एक बात, दो बातें क्लियर हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो बनता है, नेक्स्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो बनता है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां से क्वेश्चन बन जाता है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो यहां से हम जानते हैं क्या होता है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। साइन थीटा का तो नहीं कंसीडर करना है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B है। B इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन क्यू बाय वी। F को किस में लिखते हैं, ऐसा यूनिट लिख रहा हूं मैं। F को लिखते हैं न्यूटन में, और Q क्या है, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। और V क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्या है, टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब यहां से एक चीज देखो,
अगर करंट को डिफाइंड करना हो, करंट को, अगर विद्युत धारा को परिभाषित करना हो, डिफाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? तो चार्ज पार्टिकल में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। चेंज इन चार्ज पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज द, अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या होगा? Q अपन T, और Q अपन T, Q का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है, और इसके यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो यहां से, और हमें पता है कि करंट को लिखते हैं एम्पियर में। किस में लिखते हैं? एम्पियर में। तो अगर यहां से एक यूनिट और निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं यहां से इसकी यूनिट? तो निकाल सकते हैं कूलम पर सेकेंड। तो यहां से एक यूनिट और लिख सकते हैं, न्यूटन अपॉन कूलम पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर मीटर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। कूलम पर सेकेंड को क्या लिखते हैं? एम्पियर मीटर लिखते हैं। कूलम पर सेकेंड को एम्पियर लिखते हैं, फिर ये मीटर है पहले से, राइट? तो अब इसको अगर समराइज करके इसकी यूनिट लिखना चाहे, अगर समराइज करके इसकी यूनिट लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम लोग? ध्यान दीजिएगा, अगर इसे समराइज करें, समराइज करके मैं इसकी यूनिट लिख दे रहा हूं, एक मिनट। मैं समराइज करके इसकी यूनिट लिख रहा हूं एक जगह। तो पहले किस में लिख रहा हूं यूनिट? तो MKS में लिख रहा हूं। किस में लिख रहा हूं? मीटर किलोग्राम सेकेंड में लिख रहा हूं। तो पहली यूनिट क्या हो जाएगी? पहली यूनिट हो जाएगी न्यूटन एम्पियर मीटर। दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी? दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी? वेबर पर एम्पियर स्क्वायर। वेबर पर एम्पियर स्क्वायर। तीसरी यूनिट क्या हो जाएगी? तीसरी यूनिट हो जाएगी टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की ये तीनों यूनिट है। टेस्ला, जहां पे 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 4 गॉस। और ये गॉस क्या है? CGS यूनिट है। CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेंटीग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, CGS यूनिट। ये क्या है? गॉस क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड का CGS यूनिट है। टेस्ला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट है। ठीक है, तो हमने एक जगह यूनिट देखे। अब नेक्स्ट एक टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट एक टॉपिक आ जाता है और उसका नाम क्या है? उसे बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या बोलते हैं उसे डियर? उसे बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है? लॉरेंज फोर्स होता है एक लाइन में। तो लॉरेंज फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल प्लस चुंबक बल, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। तो इसको फॉर्मूला में लिखना है अगर, तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे इसे? Q इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? QV क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, क्रॉस वेक्टर B लिख सकते हैं हम लोग, राइट? अब ध्यान देना, या इसके जगह क्या लिखते थे? QVB साइन थीटा। और हमें पता है जैसे साइन थीटा हटाएंगे तो क्या आ जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से लिखते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस से लिखते थे। इसको ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। यही है लॉरेंज फोर्स। एक एग्जाम में क्वेश्चन और हो जाता है, इसको नोट में लिख लीजिएगा जरा सा। डायमेंशन बीवा, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो हमने देखा कि B इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर पर
एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसकी यूनिट की अगर बात करोगे न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, राइट। न्यूटन का डायमेंशन क्या होता है, mL/T के पावर -2। ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में आप पढ़े होंगे अच्छे से। mL/T के पावर -2, नीचे में एम्पियर को A लिखते हैं, मीटर को L लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मीटर को L लिखते थे। यहाँ से L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, mA−T के पावर -2। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछता है बार बार। तो क्या हो जाएगा, mA−T के पावर -2 हो जाएगा इसके डायमेंशन, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब एक बात हमने जो अभी पढ़े थे, एक बात अभी हम देखे थे, एक बात अभी हम पढ़े थे कि जब किसी वायर से या कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। क्या होता है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है। तो उस केस में इसको नोट बना के लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मान के चलो कि ये कोई वायर है और इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट हुआ है। तो इस केस में कोई चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो तब उस पर कितना बल लगेगा, तब उस पर कितना बल लगेगा। तो यहां पे क्या हो जाता है, F। इस केस में जो बल का फॉर्मूला यहां लिख दे रहा हूं, इस केस में जो बल का फॉर्मूला हो जाता है ये हो जाता है IBL sin थीटा, IBL sin थीटा। कब, ये केस कब है, ये सब एग्जाम में पूछ देता है, कंफ्यूज हो जाओगे। ये केस कब है, जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो तब वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल हो तब उस पर कितना फोर्स लगेगा, वही फोर्स है ये। जहां पे I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र है, L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, तार की लंबाई है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने देखे। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, बस इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं याद करना है, बस इतने बातें याद रखना है। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है और ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, इसमें देखना है कि कौन से फिंगर किसको इंडिकेट कर रहा है। तो अगर इसकी बात करोगे तो एक बार मैं इसको लिखते, इसे बोलते हैं थंब, आप लोग को पता होना चाहिए, बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। नेम ऑफ द फिंगर थंब। इसे बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, इसे बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, इसे बोलते हैं मिडिल फिंगर। इसे क्या बोलते हैं, मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये है लेफ्ट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड, ये जो फिंगर है थंब, ये है इंडेक्स फिंगर, ये है मिडिल फिंगर, ये है रिंग फिंगर, ये है लिटिल फिंगर। फिंगर का नाम सबसे पहले याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ देगा, और फिंगर का नाम ही नहीं याद है तो आंसर कैसे करोगे। तो ये है थंब, ये है आपका इंडेक्स फिंगर, ये है आपका मिडिल फिंगर, ये है आपका रिंग फिंगर, ये है आपका लिटिल फिंगर, राइट। अब ध्यान देना, जो थंब होता है ना, थंब होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल के फोर्स को बताता है। क्या बताता है, फोर्स को बताता है, लेफ्ट हैंड रूल से। और ये जो इंडेक्स फिंगर है वो किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। और ये जो मिडिल फिंगर है ये किसको बताता है, इसे ये बताता है इलेक्ट्रिक करंट को। और इस थंब के अनुसार इस लेफ्ट हैंड रूल से जो रिजल्ट आया है और वो है इलेक्ट्रिक मोटर, फैन, ये सब इसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो आपको बस एग्जाम्पल याद रखना है और कौन से फिंगर किसको इंडिकेट करना है, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक मोटर, फैन, और भी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही मैं लिख रहा हूँ। क्या बोले, तो जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को, ये इंडेक्स फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को, और ये
मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को। और उसका एग्जांपल कहाँ है? तो इलेक्ट्रिक मोटर और फैन। ठीक है, नेक्स्ट फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से देखोगे तो ये जो थंब, ये फ्लेमिंग राइट हैंड है। ठीक है, ये फ्लेमिंग क्या है? राइट हैंड है। तो ये जो होता है ये मोशन को बताता है, गति को बताता है। ये जो है ये किसको बताता है? ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है और ये इंड्यूस्ड करंट को बताता है। ये जो है ध्यान देना, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताया, ये किसको? मोशन को बताया है। थ्रस्ट मोशन, किधर मोशन लगेगा, थ्रस्ट या मोशन बोल सकते हैं। और ये जो फिंगर है ना, ये इंड्यूस्ड करंट को बताता है। किसको? इंड्यूस्ड करंट किसको बताता है? इंड्यूस्ड करंट को बताता है, इंड्यूस्ड करंट को बताता है, जिसे बोलते हैं प्रेरित धारा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका एग्जांपल इसका एग्जांपल जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का जो एग्जांपल है यह है डायनमो जेनरेटर। क्या है इसका एग्जांपल? इसका एग्जांपल मैं यहां लिख दे रहा हूं, डायनामो। और क्या है इसका एग्जांपल? क्या है? डायनमो जेनरेटर, राइट, डायनमो एंड जनरेटर। नेक्स्ट होता है, हम लोग इस चैप्टर में 3 टाइप्स के पदार्थ के बारे में देखेंगे। 3 टाइप्स के, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसको देखते हैं जरा। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो पहला देखते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की जिसको बोलते हैं हिंदी में अचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय। ये सब का पीडीएफ आप लोग को मिलेगा ही, डोंट वरी अबाउट दैट। क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ, राइट, पैरामैग्नेटिक। इसमें क्या होता है, अगर किसी मतलब अगर जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाए जा रहे हो उस पदार्थ को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाएंगे तब उसमें क्या होता है? वीक अट्रैक्शन होता है। मतलब पैरामैग्नेटिक पदार्थ कौन कौन सा आता है देखेंगे अभी। पैरामैग्नेटिक पदार्थ को अगर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो वहां पे वीक, कमजोर आकर्षण बल होगा उस पदार्थ पे, पैरामैग्नेटिक पदार्थ पे। तो क्या होगा? वीक अट्रैक्शन। क्या होगा? वीक अट्रैक्शन। कब? जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे, ठीक है। जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो उस पे क्या होगा? वीक अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? वीक आकर्षण बल लगेगा। नेक्स्ट होता है डायमैग्नेटिक। अभी देखते हैं, इसका एग्जांपल भी देखेंगे। डायमैग्नेटिक पदार्थ जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये अभी इसका एग्जांपल देखेंगे। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, डायमैग्नेटिक पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड में अगर ले जाएंगे तो वहां पे वीक रिपल्सन होगा, कमजोर, दुर्बल, वीक रिपल्सन होगा। क्या होगा? वीक रिपल्सन होगा। यहां पे क्या होगा? वीक रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक है, वीक रिपल्सन फोर्स लगेगा। नेक्स्ट होता है फेरोमैग्नेटिक। मतलब कहाँ? जब ये चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तब, ये नहीं कि कहीं पे रख दिए। जब चुंबकीय क्षेत्र में पैरामैग्नेटिक पदार्थ को ले जाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ को ले जाएंगे तो वीक अट्रैक्शन लगेगा।
जब डायमैग्नेटिक, इसका नाम से ही पता चलेगा प्रति चुंबकीय, तो प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। क्या होगा? रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और एक होता है फेरोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक पदार्थ, इसको हिंदी में बोलते हैं लोहे चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक, लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक। यहां पे पता है कि लोहा को चुंबक क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि चुंबक, लोहा भी कहां? उसी चुंबक से बनाया गया। ओर का मतलब क्या होता है? कच्चा पदार्थ। और जिस कच्चा पदार्थ से मेटल बनाया जाता है, जैसे कि हम बात करें आयरन का ओर, लोहा का ओर, लोहा का अयस्क, मतलब लोहा किस अयस्क से बनाया गया? तो मैग्नेटाइट से बनाया गया। मैग्नेटाइट क्या? प्राकृतिक चुंबक से लोहा निकाला गया। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लोह चुंबकीय पदार्थ, उसमें क्या होगा? एट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन, मजबूत आकर्षण, स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन फोर्स लगेगा। राइट, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एक बार में देख लेते हैं। कुछ मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, तब मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा। इसमें कुछ एक्सेप्शन याद रख लीजिएगा। जो डायमैग्नेटिक है ना, प्रतिचुंबकीय है ना, इसके एक्सेप्शन एग्जाम्पल पहले याद रखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम एक्सेप्शन ही पूछता है। इसका एग्जाम्पल में एक्सेप्शन है अपवाद, जिसे हिंदी में बोलते हैं। अपवाद है, कौन कौन सा है? तो अपवाद इसका होता है हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, इसका अपवाद है हाइड्रोजन, बेरिलियम, etc। और भी है जो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछता है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, etc। इसका एग्जाम में पूछा हुआ है ये चीजें, ये तीनों का तीनों पूछा होगा। ठीक है, ये होना चाहिए पैरामैग्नेटिक। क्या? ये होना चाहिए पैरामैग्नेटिक, लेकिन ये है डायमैग्नेटिक। कैसे? अभी क्लियर हो जाएगा बस 1 मिनट में कि ये एक्सेप्शन कैसे हो गया। तो अब यहां पे देखते हैं, एक्सेप्शन खुद आपको पता चल जाएगा। हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। क्या पढ़ते हैं? पीरियोडिक टेबल। तो जरा सा मैं एक खराब सा डायग्राम बना रहा हूं पीरियोडिक टेबल का, हंसना नहीं, बहुत ही खराब सा डायग्राम। ठीक है, ऐसे ही बना दिया, हंसना नहीं, मजाक नहीं बनाना। मैं पहले ही बोल दिया खराब सा डायग्राम। ठीक है, चलिए अब हमें पता है यहां पे क्या होता है। देखोगे तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल होता है। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल होता है। ये जो है ना, यहां पर जो ब्लॉक पी होता है ना, ये कौन सा है? पी ब्लॉक है। यहां से यहां क्या होता है? डी ब्लॉक होता है। और यहां से यहां क्या होता है? एस ब्लॉक होता है, आपको पता है। और ये क्या है? एफ ब्लॉक है। पीरियोडिक टेबल में ऐसा ही होता है ना, कि पीरियोडिक टेबल जो है उसमें कैसा होता है? यहां से यहां डी ब्लॉक, ये है आपका एस ब्लॉक, ये है आपका पी ब्लॉक, ये है आपका एफ ब्लॉक। राइट, अब ध्यान देना, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये सब आता है। यहाँ क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब आता है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, ये सब आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र है डायमैग्नेटिक। यहाँ पर जो भी पदार्थ है ना, यहाँ पे ये कैसा है? डायमैग्नेटिक है। क्या डियर? ये है डायमैग्नेटिक। यहां पर जो भी है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये सब का सब क्या है? पैरामैग्नेटिक। क्या है? पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक, ये हो गया, यहां से क्या हो गया डायमैग्नेटिक, यहां से यहां ये सब क्या हो गया पैरामैग्नेटिक, और ये जो है ना ये है आपका फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक। तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसको अगर ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो वहां पे क्या होगा, प्रतिकर्षण बल उस पे लगेगा। जो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक हैं इसमें मैक्सिमम ये सब को छोड़ के यहां से यहां तक जो भी एलिमेंट है, जो भी पदार्थ है, उसको अगर ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो वहां पे क्या होगा, वीक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और ये इस पे ये जो एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इसको ले जाएंगे, इस पे क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, इस पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो यही कुछ बातें थी। नेक्स्ट एक एग्जाम में बार बार पूछ देता है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी ताप, हिंदी में बोलोगे अभी, इंग्लिश में भी बोलोगे तो क्यूरी ही लिखते हैं। क्यूरी टेम्परेचर, टेम्परेचर का हिंदी ताप। क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर एक इंडिकेशन करता है, क्या कहता है, इंडिकेशन करता है। मान के चलो ये पॉइंट है, ये है सीटी, जिसको क्यूरी टेम्परेचर को मैं सीटी लिख रहा हूं। क्यूरी टेम्परेचर से अगर ऊपर टेम्परेचर किसी पदार्थ को हीट करोगे, मान चलो कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई पदार्थ को अगर क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा हीट करोगे तो वो पदार्थ की जो प्रॉपर्टी हो जाएगी कैसे होने लगेगी, पैरामैग्नेटिक टाइप की। पैरामैग्नेटिक, कैसे, पैरामैग्नेटिक टाइप की। और अगर उससे कम टेम्परेचर करोगे उसका तो ये कैसा होने लगेगा, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक टाइप का। कैसा, फेरोमैग्नेटिक। तो ये याद रखना, क्यूरी टेम्परेचर से क्या डिसाइड करते हैं, क्यूरी टेम्परेचर वह तापमान है जिससे ऊपर तापमान बढ़ाने पर जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी कैसे होने लगेगी, तो पैरामैग्नेटिक टाइप की। और उससे तापमान कम करने पर जो कोई पदार्थ है उसकी जो प्रॉपर्टी होने लगेगी कैसे होने लगेगी, तो फेरोमैग्नेटिक टाइप की होने लगेगी। राइट। तो यहां से हमने देखा क्यूरी टेम्परेचर क्या है। और हमें पता ही है कि एक चुंबक ले लेना, जो चुंबक कहीं पे अगर आपको मिले उसको गर्म करना, आग में डाल देना, और जैसे आग में डालोगे देखोगे तो उसका जो आकर्षण या रिपल्सन बल जो है ना वो कम होने लगेगा। क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, पैरामैग्नेटिक टाइप का होने लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स जो है उसका, लोहा को मान के चलो अभी ठंडा है, ठीक है, कूल है मैग्नेट, उसके पास आप लोहा ले जाओ तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और उसी मैग्नेट को क्या करो, आग में डाल दो, गर्म कर दो, उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, फिर ले जाओगे तो उसके उस पर जो आकर्षण बल है वो कम होने लगेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो ये था कुछ मैग्नेट चैप्टर का, चुंबक के चैप्टर का इंपॉर्टेंस टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट है। आप एक बार इस पर पढ़ लीजिएगा, फिर एक क्लास में मैं इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दूंगा जितने भी थ्योरी होता है। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ नाइस टाइम अहेड, बाय।